अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में मैं यूरोपियन कंट्रीज में पॉसिबल पोजीशंस और उनको किस तरह से विन किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो होगी मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप्स या अवेलेबल पोजीशन इन यूरोपियन कंट्री। यूरोप में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूरोप में अप्लाई करते हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होते इंटरव्यू के लिए। मेरे साथ भी बड़ा अरसा यही होता रहा है। उसमें क्या वजह है? हाँ, ये यूरोप की पीएचडी की पोजीशन जो होती है ये चाइनीज पीएचडी पोजीशन से कितनी डिफरेंट है और इन दोनों में किस तरह से जो है सिलेक्शन होती है। और आज की वीडियो में इस बात पे फोकस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम यूरोप में किसी अच्छी जगह जाना चाहते हैं या यूरोपियन कंट्री में कहीं भी हम एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है ताकि तमाम चीजें आपको क्लियर हो। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, यूरोप में स्टडी करने का सबका ही ख्वाब होता है और सब लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनकी एक विश होती है कि वो यूरोप में जाएं। इवन अगर आप चाइना में जाएं, आप चाइना की यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ऊपर है, हाई रैंक में है। फॉर एग्जांपल तशिंगवा हो गई, जीजेंग हो गई, शिंगई हो गई, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 50, टॉप 55 तक आती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी को कहें कि जी आप चाइना जाना जा रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा होता है इन पाकिस्तानी पीपल, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स यूरोप में आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है वो मैं देख रहा था हंगरी की, वो 800 में है बट मोस्टली लोग चाहते हैं वहां चले जाएं। 800 की उस रैंकिंग में है लेकिन क्योंकि नाम आ रहा है कि हंगरी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा होता है। तो इस तरह से सब लोगों की ख्वाहिश है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 18 ईयर एजुकेशन किया हुआ है तो आप बआसानी जा सकते हैं। चंद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। ये मैंने एक नक्शा दिखाया है आप लोग को, मैप है जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज देख सकते हैं, मोस्टली जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं। देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, यूरोप का एक कंट्री है, तो इसके बारे में भी आप वाकिफ ही होंगे। तो अब हम चलते हैं कि यूरोप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू, देखें चाइनीज चाइनीज की अगर हम बात करें तो चाइनीज में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है तो 80% आपने स्कॉलरशिप विन कर लिया तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन यूरोप जो है इसमें एज कम्पेयर टू चाइनीज बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपकी आउटस्टैंडिंग सीवी होनी चाहिए। जी, आउटस्टैंडिंग सीवी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सीवी ऐसी होती है जिसमें आपने अगर बीएस किया हुआ है और एमफिल किया हुआ है, आपने आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपकी कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए कि आपने इतनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं। आपके पास होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो आप किस किस सोसाइटी के मेंबर थे, आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज द पार्ट ऑफ ड्रामेटिक क्लब। इस तरह से एक पब्लिक डोनेशन एजेंसी थी, उसके साथ भी मैंने काम किया है, डोनेशन इकट्ठी करते थे, तो वो मैंने सीवी में मेंशन किया है। और इस तरह से जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी सेमिनार्स या कोई लर्निंग सेमिनार था या कोई जनरल फिश पे सेमिनार था या वाइल्ड लाइफ का कोई सेमिनार हो रहा था या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड था, वो पेड थे, फ्री थे, जो भी मैंने अटेंड किए हैं वो मैं अपनी सीवी में लिखता हूँ। इससे मेरी सीवी को एक थोड़ी जान आती है कि ये जो कैंडिडेट है ये अपार्ट फ्रॉम हिज एकेडमिक, एकेडमिक एक और चीज है, ये वाली चीजें जो है वो ज्यादा मैटर करती हैं कि ये कितना दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कितना अपने एकेडमिक के अलावा ये अपना टाइम दूसरी चीजों को देता है, लर्न करता है, सोसाइटी को कितना बेनिफिट दे रहा है और हमें कितना बेनिफिट दे सकता है इसके जरिए। अगर आप यूरोप में किसी कंट्री के आप देखें तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि ये जो नॉन एकेडमिक लोग हैं उनके साथ इन इसका किस तरह से बिहेवियर है, इसको आप कैसे शो करते हैं, आप इन चीजों से। फॉर एग्जांपल, आई मेंशन दैट व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मास्टर, आई वर्कड एट तवक्कल फिश हैचरी फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड। इट मींस कि मैं एकेडमी अपने एकेडमिक से निकल गया, मैं अपने इंस्टीट्यूट से आउटसाइड गया, फार्मर्स के साथ मैंने टाइम गुजारा। इसके अलावा मैंने ये मेंशन किया कि मैंने इतनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं, इतने सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, तो ये हमारी एक सीवी को आउटस्टैंडिंग बनाता है। जो नेक्स्ट है पब्लिकेशंस, देखें पब्लिकेशंस
होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी फील्ड से रेलिवेंट पब्लिकेशंस होना बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल मैंने एमफिल ज़ूलॉजी किया हुआ है और मैंने बीएस में भी एमफिल में भी अपना काम जो है फिश पे ही किया था, तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज माय इंटरेस्ट। मैं कहता हूँ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और मोलेकुलर बायोलॉजी का मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं वो सारी फिशरीज पे हैं और मोलेकुलर बायोलॉजी पे हैं। या तो फिश के डीएनए पे काम है, या फिश के आरएनए पे काम है, या फिश की प्रोटीन पे काम है। टोटली इस तरह से है, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मैंने कोई मेरा एंटोमोलॉजी का पेपर नहीं है, कोई मेरा जो है पेस्टिसाइड्स का पेपर नहीं है, कोई मेरा जो है मैंने कोई मैक्रोबायोलॉजी का मेरा कोई पेपर नहीं है, तो रेलिवेंट इरेलीवेंट कोई पेपर नहीं है। तो ये जो है सारे के सारे मेरे जो रिसर्च पेपर हैं वो मेरी रेलिवेंट हैं एक स्टडी के साथ जितने भी हैं। हाँ, जितना भी इम्पैक्ट है, तो मैं जहाँ अप्लाई करता हूँ तो मुझे इस तरह से नहीं करना पड़ता कि जी ये मेरा ये। तो सिंपल सी बात है, मैंने फिश पे काम किया और मोलेकुलर बायोलॉजी का मेरा रिसर्च था, तो मेरी ये पब्लिकेशंस हैं। तो ये होना, इसके अलावा अगर आप किसी पोजीशन के लिए कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिकेशन है, कुछ रिलेटेड है, उसकी फ्रेंड कर रहे थे जो भी वट एवर द सीन, उसके अलावा उसकी एक दो फिश में भी है, एक दो वाइल्ड लाइफ में भी है और एक दो एंटोमोलॉजी में भी है। तो जब आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल पोजीशन रिलेटेड टू एंटोमोलॉजी है, तो जो एंटोमोलॉजी की आपकी पब्लिकेशन है वो उसी पे फोकस करेंगे कि उसमें आपने क्या पब्लिश किया, आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना था, जो रिसर्च जर्नल था क्या वो इंटरनेशनल था या आपका लोकल था। तो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो दैट विल बी फैंटास्टिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 to 5 एट इंटरनेशनल, 4 to 5 पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 18 के लगभग है, अपार्ट फ्रॉम लोकल जर्नल्स। नेक्स्ट आपका कवर लेटर है। आपका कवर लेटर इसमें बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आपने कवर लेटर में बताना है जी आप शुरू हुए, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जी आपकी रिसर्च शुरू कहाँ से हुई, आपके पास क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, और फिर आपने कहना है कि जो आपकी पोजीशन जिसके लिए अप्लाई कर रही हैं उस पोजीशन के लिए आप कैसे फिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिश पे काम कर रहा हूं, मैंने फिश के आरएनए पे काम किया, मैंने जीन एक्सप्रेशन देखा, मैंने डिफरेंट प्रोबायोटिक्स खिलाया, उसके बाद मैंने देखा जी इसके ग्रोथ के जीन्स इतने इनहांस हुए जी, इम्यूनिटी के इतने हुए, अगर मैंने कुछ स्ट्रेस दी तो मैंने कहा कि थर्मल टॉलरेंस देखी कि जी जब फिश स्ट्रेस में होती है तो उसके हीट शॉक जो जीन्स हैं वो इतने एक्सप्रेस होते हैं, यूं होता है यूं होता है। कोई पोजीशन आ जाती है जिसमें ये चेक करना क्या है कि फॉर एग्जांपल वो माइस पे है और उसमें भी जीन एक्सप्रेशन पे काम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो मेरा सुपरवाइजर था वो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का था, सो आई हैव वर्कड ऑन इट। बट मैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के अलावा मेरे पास मोलेकुलर बायोलॉजी की मेरे पास एक अच्छी ट्रेनिंग है, मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली हुई है रियल टाइम पीसीआर की, आरएनए आइसोलेशन की, सीडीएनए कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा मैंने स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के यूज होते हैं रियल टाइम पीसीआर में, उसमें मेरी अच्छी कमांड है। सो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा मैं इसको हैंडलिंग करने में, लेकिन आई एम इनफ कैपेबल, मैं इतना हूँ कि मैं 18 ईयर की एजुकेशन है तो मैं उसको थोड़े बहुत ट्रेनिंग करके मैं सीख लूंगा, तो ये मेरे लिए एज हो सकता है। या इसके अलावा कोई आता है किसी फिश पे आता है और वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, आरएनए से हट के है, वो पीसीआर पे है, उसके एसएनपी पे है, तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने जी आरएनए पे काम किया हुआ है, मैंने सीडीएनए बनाया हुआ है, तो डीएनए मेरे लिए आइसोलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आई एम इनफ कॉन्फिडेंट कि अगर मैं आइसोलेट करूंगा तो मैं आसानी से उसको कर सकूंगा, तो उसमें भी मुझे एज मिल सकता है। तो कवर लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कवर लेटर को बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, इसमें झूठ शूट नहीं लिखना होता, जो टेक्निक्स आपको आती हैं वो मेंशन करनी है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स में जिन जिन टॉपिक्स पे आपने काम किया है वो लिखना है, जो जो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनके हवाला देना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और एंड पे आपने उस पोजीशन से रेलिवेंसी भी शो करनी है कि आप उस पोजीशन से रेलिवेंट हैं या नहीं है। एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके ट्रांसक्रिप्ट में आपकी अच्छा सीजीपी होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आपका 75% ओवरऑल, या 80 से तो अबव हो तो दैट्स गुड, अदरवाइज 75 से नीचे आपका नहीं होना चाहिए, आपका बीएस, आपका एमफिल, सारा कुछ। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इटली में पोजीशन आई हुई है, वहां पे दो हैं, एक तो इनोवेटिव है और एक ग्रीन बायोलॉजी है। ग्रीन बायोलॉजी में, ग्रीन साइंसेज में ऐसा है कि इनोवेशन नहीं है, बट फॉर एग्जांपल फिश तो है,
हमने ग्रीन में ये शो करना है कि हम कौन सी फीड खिलाएंगे कि फिश ज्यादा ग्रो करेगी और इकोनॉमी इंक्रीज होगी। अगर इनोवेटिव में जाएं तो हम फिश में कोई ऐसा जीन ढूंढेंगे, ऐसा प्रोटीन ढूंढेंगे ऐसी कि जिससे फिश को फायदा हो, सॉरी जिससे फिश को तो फायदा ना हो, इकोनॉमी को भी फायदा ना हो, लेकिन एक साइंस में डिस्कवरी है। तो इस पे हमें बहुत ही तगड़ा सा प्रपोजल बनाना पड़ता है। मुझे याद है जब मैंने ज़ेब्रा फिश पे एक प्रपोजल बनाया था, तो मुझे 3 टू 4 मंथ लगे थे और बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़े। आई अप्रॉक्सिमेटली 100 टू 200 पेपर्स पढ़े और फिर मेरा एक रिसर्च प्रपोजल मैंने जो है बनाया। एट दैट टाइम आई वाज ट्रेनिंग फॉर यूके और वो मेरे सुपरवाइजर जो था वहाँ का, वो बहुत पसंद भी है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू कोविड, और वो मेरी अपनी चॉइस की वजह से वो जो है मैं नहीं कर सका। इसके अलावा नेक्स्ट इज रिसर्च स्किल्स। देखिए रिसर्च स्किल्स इज दैट आप फीड बना लेते हैं, आरएनए आइसोलेट कर लेते हैं, डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, प्रोटीन की आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोटीन आइसोलेट कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ये आपके पास हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपकी 100 पब्लिकेशन हैं तो वो कभी आपको प्रेफरेंस नहीं देते। हो सकता है रिसर्च पेपर में आपके जिम्मे रेफरेंस का काम हो, आप सारी जिंदगी रेफरेंस सेट करते रहे हो, रेफरेंस सेट कर करके आपकी 100 पब्लिकेशंस तो आ गई हूँ, लेकिन आप में वो तो नहीं होगा, तो आपका वो तो नहीं आएगा ना, मतलब आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्किल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स, क्योंकि अब किसी भी फील्ड में जाए स्टैट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के एडवांस सॉफ्टवेयर पाइथन आर ही, इनमें कुछ होना होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप इसके बारे में कुछ बता सकें कि ये क्या है। इसके अलावा अगर आप बायो से रिलेटेड है तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो बेसिक हैं, ठीक है, वो आपको बड़े आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइट्स मांगती हैं, वो तो अगर आपके पास आइट्स नहीं भी है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप उनसे टाइम मांग के उसको दे सकते हैं। सो इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स मैं बताना चाहता हूँ जहाँ से आप ये पोजीशंस देख सकते हैं। ये यूरोक्सिस है, .ec.यूरोप। इसमें जितनी भी यूरोप की कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप में, जब उनमें पोजीशंस अनाउंस होती है तो यहाँ पे अपलोड की जाती है। अपने हर वीकली डेली के हिसाब से इसको विजिट करते रहना है। इसके अलावा जो है स्कॉलरशिप पोजीशंस डॉट कॉम, ये एक स्कॉलरशिप पोजीशन डॉट कॉम, ये भी एक इंटरनेशनल पीएचडी की वेबसाइट है जहाँ पे आप पोजीशंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे और इस पे बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टेपो.com, ये एक अदर वेबसाइट है। ये मोस्टली जर्मनी में अगर कोई पोजीशंस आती हैं जर्मनी वगैरह में तो फर्स्ट टेपो पे जरूर अपलोड होती हैं। अगर आप इसको डेली देखते जा रहे हैं तो आपकी रेलिवेंट पोजीशन आपको जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। आपने इसको लगातार जो है विजिट करते रहना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप dp.net, इस पे भी बड़ी अच्छी पोजीशन आती हैं यूरोप में। जितनी भी स्कॉलरशिप पोजीशन आती है इसमें जरूर अपलोड होती हैं। और इसके अलावा जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी स्कॉलरशिप डीपी नेट के, इसमें किस तरह से वीडियोस आती हैं और किस तरह से आपने विजिट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे लर्न करेंगे, इससे जो है आप सीखेंगे। और किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने ज़रूर कमेंट करना है। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल, बट इरेलीवेंट कमेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।